दोस्तों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो भर्ती 2023 के लिए जो जीके का मॉक टेस्ट है, तो उसी क्रम में मैं जीके का एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 50 प्रश्न है इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आप याद रखिएगा, संस्कृत भाषा। तो उसका ऑप्शन सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों कालिदास को ना भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास का ग्रंथ है रामचरितमानस। और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। क्लियर? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 102। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? दोस्तों गुप्त काल में जो सबसे प्रसिद्ध महिला शासिका थी वो थी प्रभावती गुप्त। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्त। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती गुप्त। अच्छा, गुप्त काल की राजभाषा क्या है? गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत है। याद रखना, गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत। क्लियर? चलिए एक और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ? दोस्तों मुगलों और मराठों के शासनकाल में जो युद्ध हुआ था वो औरंगजेब, मतलब शाहजहां और शिवाजी के काल में ये हुआ था 1656 ईस्वी में। सही जवाब होगा आपका शाहजहां के काल में। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों शाहजहां जो है ना, इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा गया है? तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर भी कहा जाता है। और इस शाहजहां का जो काल है इसे गोल्डन एरा कहा जाता है मुगल आर्किटेक्चर का। शाहजहां काल में आगरे का लाल किला बनाया गया और दिल्ली का जो किला है वो बनाया गया। तो वो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, ये भी आप याद रखना। और औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है? इसको आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर। आलमगीर किसे कहा गया? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य के सासाराम में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी, ये सूरी वंश का संस्थापक है। और सूरी वंश जो है ना, ये अफगान वंश है। ठीक है, भारत में दूसरा अफगान वंश कौन सा है? वो सूरी वंश है। पहला कौन सा था? वो आपका तुगलक वंश के लोग होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। दोस्तों शेरशाह सूरी ने भारत में रुपये का प्रवर्तन किया था। रुपया जो भारत में इंट्रोड्यूस किया वो किसने किया था? शेरशाह सूरी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े हैं, हुमायूं के साथ लड़े दोनों। एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध। दोनों आपको याद रखने हैं। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया 1540 में। और दोनों ही युद्ध में शेरशाह की जीत होती है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। और इसके बचपन का नाम क्या है? अली गुरसब। अली गुरसब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले की स्थापना में किस मुगल शासक ने किया था? मतलब जो मयूर सिंहासन है वो शाहजहां का है। आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, शाहजहां। ठीक है, ये दिल्ली के लाल किले में रखा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों इंदु प्रकाश जो था ना, एक मराठी पत्र है। और इसका जो प्रकाशन किया था, और ये साप्ताहिक था 1862 में, एम.जी. रानाडे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, एम.जी. रानाडे ने इंदु प्रकाश जो पत्रिका थी इसका संपादन किया था। नेक्स्ट आपका, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का स्थापना किन्होंने की? दोस्तों वंदे मातरम पत्रिका 6 अगस्त 1906 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई। और ये जो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, याद रखना, वंदे मातरम पत्रिका जो है इसकी स्थापना में सुभाष चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन संख्या 108, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और दोस्तों दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? मूल शंकर इनका वास्तविक नाम है। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी।
1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और इनका एक ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखा गया है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? जवाब होगा आपका दयानंद सरस्वती। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विवेकानंद। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या? नरेंद्र नाथ, ये आप याद रखना। और विवेकानंद जो है ना, इनको तूफानी हिंदू कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और विवेकानंद ने कौन से मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। क्लियर। चलिए क्वेश्चन संख्या 109। क्वेश्चन संख्या 109 क्या कहा गया है? किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वह कौन सी रिट है? तो उत्प्रेषण, ऑप्शन सी। उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष किसी लंबित मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की। और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। दोस्तों भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है कब बना था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? 33 + 1 34। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के अंतर्गत संविधान के निर्वचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 जज होने चाहिए, कम से कम 5 जज। यही है आपकी सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत गठित हुआ है? आर्टिकल 124 के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा की माफ़ करने की या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों आर्टिकल 161 ये राज्यों के राज्यपाल का जो क्षमादान शक्ति है उसको बारे में बताता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। और राज्य का पहला नागरिक कौन है? राज्यपाल ही होता है। नेक्स्ट है आपका, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये कहाँ पर है? दोस्तों पोनमुड़ी ये तिरुवनंतपुरम जिले में है और ये केरल में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। अच्छा, केरल की बात हो रही है तो केरल के बारे में एक चीज़ याद रखना, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने जल बजट पारित किया है? जल बजट, तो वो आपका केरल ने पारित किया है। ठीक है, और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो केरल में। नेक्स्ट आपका, गोदावरी महानदी के महाराष्ट्र के कौन से जिले से निकलती है? दोस्तों गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। ऑप्शन डी, याद रखना, नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, याद रखेंगे। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ में। ठीक है, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा किसका नाम है? गोदावरी नदी का ही नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती? कौन सी है? तो कृष्णा नदी इसका सही जवाब है। कृष्णा नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। देखो नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये 4 नदियाँ पश्चिम की दिशा में बहती हैं। ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर के पठार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है और हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका को पहले सीलोन कहते थे और श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंगली। श्रीलंका की राजभाषा सिंगली है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 117। नेक्स्ट है आपका, ग्रेनाडा
ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ग्रेनाडा जो कैरिबियन सागर में स्थित है, ठीक है, एक द्वीपीय देश है और ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप हैं जिसमें ग्रेनाडा है, कैरिको है, पेटिट है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और ग्रेनाडा जो है ये इसको मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर है आपका? कैरिबियन सागर में ग्रेनाडा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, जापान में होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान का जो होन्शु द्वीप है ये तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, तेल उत्पादन। ठीक है दोस्तों, और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो भी कौन से द्वीप पर है? टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर है। अच्छा, जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की संसद पूछेगा आपसे तो डायट, याद रखना। नेक्स्ट आपका, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संदर्भ में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन पहला ही इसमें आपका सही है। यह विश्व से विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, यानी कि ऑप्शन ए ही सही जवाब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, और उसके बाद में क्या है, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग। तो इसके जो सही जवाब होगा ना वो 1 और 3 सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी जो पूंजी खाता है इसका एक जो गुण है वो ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? दोस्तों कौन सा एक नहीं है? तो आप याद रखना, SLR भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया गया। तो सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, वर्धित SLR, वर्धित SLR आप याद रखना। अच्छा, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा गया है? RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? दोस्तों कौन सा द्रव्यता अनुपात है? तो चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, चालू अनुपात। जनसंख्या के मामले में, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के किस पायदान पर आता है? दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और एक चीज़ याद रखना, दूध के मामले में अब यूपी दूसरे स्थान पर आ चुका है राजस्थान के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज में ना उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन कहाँ पर है आपका? प्रयागराज में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रयागराज। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा गया आपका कानपुर में दलहन और चीनी अनुसंधान केंद्र है, दलहन और चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर। और लखनऊ में आपको मिलेगा केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है इन ऑप्शन के अनुसार? तो प्रश्नगत 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो है आपका गाजियाबाद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, गाजियाबाद में। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ याद रखना, उत्तर प्रदेश में ना एक चावल है आपका आदम चीनी चावल, इसको GI टैग मिला है अभी। तो आदम चीनी चावल, और ये चंदौली का है, आदम चीनी चावल चंदौली का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। नेक्स्ट है, अच्छा, उत्तर प्रदेश का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन बी, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? दोस्तों कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, 25 अक्टूबर 2019। और ये जो योजना है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं को सशक्त बनाना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लैंगिक समानता को बनाए रखना, और बाल विवाह की कुप्रथा को ख़त्म करना, बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 128 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये किस शहर में है? दोस्तों पक्षी अनुसंधान संस्थान ना इज्जतनगर में है आपका, और इज्जतनगर जो है ये बरेली में आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन
ऑप्शन बी बरेली में है, बरेली, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा क्वेश्चन आया कि पक्षियों का जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर में बटा होता है, 4। और भारत का बर्डमैन किसे कहा गया है, भारत का पक्षी मानव किसे कहा गया, सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सलीम अली। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो। ये किसकी आत्मकथा है, तो सलीम अली की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 129 क्या कहता है, कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर को विकसित करने में सहायता करता है। तो विजुअल बेसिक, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब जो वो क्या है आपके, वो आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बनता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको कहा जाएगा अटैक सरफेस, अटैक सरफेस यानी कि हमला सतह, हमला सतह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज सकता है। तो ऑप्शन बी, फैक्स मशीन ऐसा करती है, ठीक है, फैक्स मशीन। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है, देखो वेब ब्राउज़र ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो www से सूचना और डेटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है, और इसे वेब सर्च इंजन भी बोलते हैं। तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला है, एप्पल सफारी है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो कौन सा आपसे पूछा नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र जो कौन सा नहीं है दोस्तों, वो है आपका गूगल, गूगल नहीं है, बाकी सारे हैं वेब ब्राउज़र। गूगल तो एक सर्च इंजन है, ठीक है। कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। दोस्तों 1 गीगाबाइट बराबर 10 की पावर क्या है ये, 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन ए। कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। सही जवाब होगा आपका अभ्रक, ऑप्शन डी। अभ्रक विद्युत का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक होता है। नेक्स्ट आपका, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है। उसको प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होगा। तो देख लेते हैं कौन सा है, 137 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 136, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होगा। तो दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक अणु है। अगर आपने क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल इंजन में एंटीफ्रीज के रूप में इसका उपयोग कर लिया तो क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने में किया जाता है, मतलब हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस कम करने में किया जाता है। तो ये इंजन को क्या करेगा, ठंडा रखता है। दूसरी ओर ये पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, तो ये केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, ये आप याद रखना। क्लियर। चलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेटों में। विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन B1 थायमिन की कमी बेरी रोग होता है, ऑप्शन बी। अच्छा, विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया है, फंक ने। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। देखो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। बाकी बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट आपका, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। दोस्तों फर्मेंटेशन से जो विटामिन हमने बनाया वो विटामिन सी था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल,
एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी केवल प्लांट फूड से मिलता है, दूध और मांस में विटामिन सी नहीं होता। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बन रही है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में बन रही है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये जम्मू कश्मीर बना है चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों भारत जो है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है, तो ये आप याद रखना, ऑप्शन सी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब है कि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों मिस दिवा जो बनी है वो कौन बनी थी? दिविता रॉय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दिविता रॉय। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर सिंह को मिला था। ठीक है, रणवीर सिंह, याद रखना, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। नेक्स्ट, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन सी अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना। नेक्स्ट है, भारत का पहला सी बीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? दोस्तों भारत में पहला सी बीड पार्क तमिलनाडु में बन रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों तमिलनाडु में ना लिग्नाइट एक खान है और ये नवेली में है। लिग्नाइट कोयले की खान नवेली, याद रखना, बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हरियाणा में जो खेल हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, 137 पदक प्राप्त कर हरियाणा पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों हरियाणा के डांस याद है, लूर। लूर नृत्य है, और एक धमाल याद रखिएगा, धमाल भी हरियाणा का ही डांस है, धमाल और लूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर? दोस्तों ओजोन छिद्र का निर्माण अंटार्कटिका में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है, समताप मंडल, क्लियर। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी सुंदरबन में पाई जाती है। ठीक है, ज्वारीय वनस्पति है ये, तो सुंदरबन में मिलती है। ठीक है, और मैंग्रोव वनों के लिए ना बजट में एक योजना आई है, मिस्टी योजना। तो मिस्टी योजना का संबंध किससे है? जब होगा मैंग्रोव वनस्पति से। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। थोड़ा सा गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है आपको, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मिलूँगा जल्दी आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।